नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ पराक्रम अकेडमी बनारस में। मित्रों, हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तथा पिछली कक्षाओं में हमने कोशिका के सिद्धांतों एवं कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा की थी। मित्रों, कोशिका अंगों में हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं की चर्चा की थी, जिसमें हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एवं केंद्र की चर्चा की थी। आज हम कोशिका झिल्ली के उन अंगों की चर्चा करेंगे जिन पर केवल एक झिल्ली पाई जाती है। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं कोशिका के एक झिल्ली युक्त कोशिकांगों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका एवं हम चर्चा कर रहे हैं कोशिका के उन कोशिकांगों के बारे में जिन पर केवल एक झिल्ली पाई जाती है। तो मैं सर्वप्रथम बात करता हूँ अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका के बारे में। मित्रों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी अंतःप्रदवी जालिका जो होती है वह आपके केंद्र के जस्ट पास में इस प्रकार आकृति पाई जाती है। यदि हम बात करें अंतःप्रदवी जालिका के बारे में, तो इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज का कार्य जिस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था उसका नाम पोर्टर। यानी अंतःप्रदवी जालिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया। देखिए, अंतःप्रदवी जालिका का उपनाम यानी अंतःप्रदवी जालिका को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल कहा जाता है। यदि कोशिका का कंकाल कहो या कोशिका का ढांचा कहो, अर्थात यह कोशिका को क्या प्रदान करता है? एक ढांचा प्रदान करता है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी अपने शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार अंतःप्रदवी जालिका जो है वह कोशिका को आकार प्रदान करती है। मुख्य रूप से ये जो अंतःप्रदवी जालिका होती है यह दो प्रकार की होती है। अंतःप्रदवी जालिका जो है वह दो प्रकार की होती है। अंतःप्रदवी जालिका जो केंद्र के पास में पाई जाती है, जो केंद्र के जस्ट पास में पाई जाती है, उसे खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। तो पहली होगी अपने खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ होने का कारण है ये जो अंदर की सतह है इसकी, इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इन राइबोसोम्स का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण। अर्थात आपकी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका किसका निर्माण करेगी? प्रोटीन का निर्माण करेगी। प्रोटीन का निर्माण करती है तथा जो भाग कोशिका झिल्ली की तरफ होता है वह स्मूथ अंतःप्रदवी जालिका या चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहलाती है। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहलाती है, जिसका मुख्य काम वसा का लिपिड का संश्लेषण करना होता है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, वसा का निर्माण या वसा का संश्लेषण करती है।
यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका करती है, जिसका मुख्य कारण होता है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम्स की उपस्थिति। यदि आपको चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के बारे में पूछा जाए तो इसका जो मुख्य काम होता है वह वसा का निर्माण करना होता है। देखिए मनुष्य के यकृत में लीवर में ये जो अंतःप्रदवी जालिका चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होती है, यह दवा एवं विष के इस विषाक्त पदार्थ को कम करती है, इसका निराविषीकरण करती है। इसका क्या करती है? निराविषीकरण। यदि आपसे पूछा जाए प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन का निर्माण खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका करती है। तथा यदि आपको दवा एवं विष के निराविषीकरण के बारे में पूछा जाए तो वह चिकनी अंतःप्रदवी जालिका करती है तथा यह वसा का निर्माण भी करती है। अंतःप्रदवी जालिका की खोज किसने की? तो अंतःप्रदवी जालिका की खोज पोर्टर नाम की वैज्ञानिक ने की। इसके भी उपनाम के बारे में पूछा जाए तो इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका तथा चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अन्य कोशिकांगों की। तो अन्य कोशिकांगों में आता है अपना गोल्जी बॉडी या गोल्जी संकुल। मित्रों अब हम बात करते हैं गोल्जी संकुल। गोल्जी संकुल की जो खोज की गई थी, इसे खोजा था कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। तथा अपने नाम पर ही इसका नामकरण हो गया गोल्जी संकुल। इसे यदि इसके उपनाम की बात की जाए, तो इसे ट्रैफिक कंट्रोलर, यातायात प्रबंधक, बंडल बांधने वाला, पैकर्स, यानी नाम कहा जाए तो इसे क्या कहेंगे? पैकर्स। अर्थात इस गोल्जी का मुख्य कार्य होता है जो आपकी अंतःप्रदवी जालिका है जिसने प्रोटीन्स का निर्माण किया है, वह प्रोटीन साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से गमन करता है। उस प्रोटीन्स को इकट्ठा करने का कार्य कौन करता है? गोल्जी का है, गोल्जी संकुल करता है। इसका एक अन्य नाम है, इसे कोशिका का बहरूपीय भी कहा जाता है। इसे कोशिका का बहरूपीय भी कहा जाता है। यानी कोशिका का बहरूपीय किसे कहेंगे? गोल्जी संकुल को कहेंगे। इसका जो मुख्य काम होता है वह होता है वसा एवं प्रोटीन को पैक करना। वसा एवं प्रोटीन को पैक करना या कोशिकीय पदार्थों का, यहाँ में सब बोल सकते हैं कोशिकीय पदार्थों का संग्रहण
उनको इकट्ठा करना, उनका स्राव करना तथा उनको लेके जाना। देखिए ये एक विशेष प्रकार के रसायन का विशेष प्रकार के रसायन जिसको एक्रोसोम कहा जाता है उसका श्रवण करता है। एक्रोसोम का श्रवण भी करता है। ये एक्रोसोम जो आपकी स्पर्म होती है, जो शुक्राणु होते हैं वो इस एक्रोसोम के माध्यम से अंडाणु की सतह को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। तो गोल्गी शंकु का जो मुख्य कार्य है वह कोशिकीय पदार्थों का संग्रहण, श्रवण एवं सेवन करना होता है। इसे यातायात प्रबंधक, बंडल बांधने वाला या पैकर्स की संज्ञा दी जाती है। इसे कोशिका का बहरूपिया भी कहा जाता है। देखिए इसकी यदि संरचना की बात की जाए तो इसकी संरचना भी अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जलिका के समान ही होती है। इस प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं। मित्रों अब हम अन्य कोशिकांग की चर्चा करेंगे जिनमें एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की यदि हम बात करें तो लाइसोसोम की खोज देखिए लाइसोसोम की जो खोज की थी वह की थी डी डुवे ने। इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा जिसे कोशिका की यदि उपनाम की बात की जाए तो सुसाइड बेड, आत्मघाती थैली। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघात यानी खुद का ही घात करना, खुद को ही मारना। अब वो कैसे मारते हैं देखिए। लाइसोसोम के अंदर इस प्रकार हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक यानी जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जल अपघटनी एंजाइम्स क्या करते हैं? कोशिका के अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ आए हैं, विषाक्त पदार्थों एवं मृत कोशिकांगों का पाचन करते हैं। देखिए लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने, ले डुवे अर्थात ये पूरी कोशिका को ही ले डूबते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। इनके अंदर जो अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं उनका मुख्य कार्य होता है विषाक्त पदार्थों या मृत कोशिकाओं का पाचन करना। देखिए इनकी रिएक्शन में जब ये जल अपघटनी एंजाइम ज्यादा बन जाते हैं या इनकी क्रिया तेज हो जाती है तो वह इस थैली का विभक्षण कर देते हैं। इस थैली को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं तथा अन्य जो कोशिकांग हैं, जो स्वस्थ कोशिकांग हैं, यह उनका भी पाचन कर देते हैं। अतः इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इनका जो अम्लता का मान होता है, इन एंजाइम्स की अम्लता का जो मान होता है वह 4 से 5 pH होता है। 4 से 5 pH होता है। ये लाइसोसोम एंजाइम जो है मनुष्य की लार में अधिक पाए जाते हैं। कहाँ अधिक पाए जाते हैं? लार में अधिक पाए जाते हैं तथा ब्लड कैंसर के समय ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कब? जब ब्लड कैंसर होता है उस समय ये ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ज्यादा सक्रिय
हो जाते हैं। मित्रों हम अध्ययन कर रहे हैं लाइसोसोम के बारे में, और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की, यानी ले डुबे। कौन ले डुबे? लाइसोसोम ले डुबे। किसको? पूरी कोशिका को, पूरी कोशिका को ले डुबे। इसके लिए क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग। अब सुसाइडल बैग में मुख्य कार्य कौन करता है? ये जल अपघटनी एंजाइम्स करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करते हैं। इनकी जो अम्लता यदि पूछी जाए तो इनकी अम्लता 4 से 5 के बीच में होती है। यह सर्वाधिक लाल एवं ब्लड कैंसर के समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, अन्य कोशिकांगों में अब हम पढ़ेंगे तारककाय, सेंट्रोसोम। हम अभी एक झिल्ली वाले कोशिकांगों की चर्चा कर रहे हैं और उनमें हम अध्ययन करेंगे तारककाय, सेंट्रोसोम के बारे में। तारककाय की खोज, तारककाय की खोज का कार्य बेंडेन एवं बोवेरी ने की थी। तारककाय की खोज किसने की? बेंडेन एवं बोवेरी ने की थी। यह पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं तथा कहाँ सहायता करते हैं? कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तारककाय के जो तंतु होते हैं वह अपने जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम को बांध के वापस कोशिका विभाजन में अन्य कोशिकाओं में अलग अलग ध्रुवों पर ले जाते हैं। तो ये कहाँ सहायता करते हैं? कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। इनकी खोज का कार्य यदि पूछा जाए तो वो बेंडेन एवं बोवेरी ने किया। यह पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता तथा जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। मित्रों ये तो हो गए हमारे एक झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब हम बात करेंगे ऐसे कोशिकांगों के बारे में जिन पर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, और उसमें सर्वप्रथम आते हैं राइबोसोम, झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। और इसमें पहला आता है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज, राइबोसोम की यदि खोज के बारे में पूछा जाए तो राइबोसोम की जो खोज की थी वह की थी पेलार्डे नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? पेलार्डे नामक वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे कोशिका को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अतः इसे कोशिका इंजन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका इंजन की संज्ञा दी गई है। किसे दी गई है? राइबोसोम्स को दी गई है। राइबोसोम्स मुख्यतः 80S एवं 70S के रूप में पाए जाते हैं। जहां पर S क्या है? S है संवेग वर्ग नियतांक।
जहाँ एस क्या है, एक नियतांक है, श्वेतबर्ग नियतांक। देखिए जो आपका 70s है यह जीवाणुओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जीवाणुओं में पाया जाता है। जबकि जो ये 80s है यह पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम्स की एक और इकाई होती है जिसे 55S कहते हैं। यह मानव यानी मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। राइबोसोम्स जो होते हैं ये हमेशा उप इकाइयों के रूप में रहते हैं। जैसे ये जो 80S है वह दो उप इकाइयों में होता है, 60S एवं 40S। मित्रों यहाँ इनको जोड़ना नहीं है, ये जो है ये उप इकाइयां हैं और राइबोसोम्स हमेशा उप इकाइयों के रूप में रहते हैं। जो 70S है वह होता है 50S एवं 30S के रूप। और जो मानव माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ये जो 55S है वह 25S एवं 35S के रूप में विद्यमान रहता है। जब भी कोई कार्य करना होता है तब ये 55S का रूप लेता है, 70S एवं 80S का रूप लेता है, जबकि अन्य समय में यह उप इकाइयों के रूप में विद्यमान रहता है। हम बात करें राइबोसोम्स के बारे में जिस पर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। इसकी खोज कब पूछा जाए तो इसकी खोज पेलार्डी नामक वैज्ञानिक ने की। इसे कोशिका इंजन कहा जाता है तथा राइबोसोम जो है मुख्यतः 80S एवं 70S के रूप में रहते हैं, जहाँ पर S क्या है, श्वेतबर्ग नियतांक है। मानव मस्तिष्क में एक 55S प्रकार का राइबोसोम्स भी पाया जाता है। यदि इसके कार्य के बारे में पूछा जाए तो इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण जो आपकी स्थायी अधिक स्थायी अंतःप्रद्रवी जनिका है, जो रफ ER है, उस पर भी क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और वहां पर भी राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन का निर्माण। तो राइबोसोम्स का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण। आगे बढ़ते हैं मित्रों और अन्य कोशिकाओं की चर्चा करते हैं, जिसमें एक अन्य कोशिका और है जिस पर झिल्ली नहीं पाई जाती और वह है आपकी रिक्तिका। रिक्तिका वैक्यूल्स या इसे रस धानी भी कहा जाता है, रस धान्य भी कहा जाता है। यह कोशिका में खाली स्थान होता है। यह क्या होता है, खाली स्थान होता है, एम्प्टी स्टेट होता है, खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान। मित्रों इस रसधानियों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और उसे कहा जाता है कोशिका की जेब, द पॉकेट ऑफ सेल। पॉकेट ऑफ सेल किसे कहा जाता है, रिक्तिका को कोशिका की जेब भी कहा जाता है। रिक्तिका में मनुष्य की कोशिका का या सजीवों की कोशिका का हम कह सकते हैं संचित भोजन इकट्ठा रहता है। रिक्तियों का मुख्य कार्य जो होता है वह संचित भोजन को रखना होता है। अब देखिए संचित भोजन जो है वह आपका जो ग्लूकोज है, आपका जो ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के
हम बात करें तो मनुष्य के लीवर में सर्वाधिक तथा दूसरे नंबर पर मांसपेशियों के पास रहता है। अर्थात मांसपेशियों की कोशिकाओं तथा लीवर की कोशिकाओं में वैक्यूल्स थोड़ी ज्यादा होगी तथा इसमें ग्लाइकोजन अधिक मात्रा में इकट्ठा होगा। यदि हम बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती है उसमें जो संचित भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है तथा ये प्लांट की जड़ में अधिक पाई जाती है तथा ये प्लांट की जड़ में अधिक पाई जाती है। यदि हम बात करें संचित भोजन की और संचित भोजन में यदि हम जीवाणु एवं कीड़े मकोड़ों की बात करें, कीड़े मकोड़ों की बात करें तो इनमें जो संचित भोजन होता है वह काइटिन में इकट्ठा रहता है। जो इनकी बाहरी झिल्ली आउटर लेयर होती है उसमें काइटिन में संचित भोजन इकट्ठा रहता है। तो मित्रों हमने चर्चा की है कोशिका के बारे में, कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। एक बार फिर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं। ये जो अपनी होती है सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है इसे कोशिका भित्ति जो बाहरी आवरण है। वैसे कोशिका के संगठन में तीन मुख्य अवयव होते हैं, कोशिका आवरण, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। ये देखिए ये है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति जो है वह प्लांट सेल का मुख्य अवयव है तथा जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में मुख्य अंतर कोशिका भित्ति द्वारा होता है। उसके बाद इसमें पाए जाते हैं केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन और केंद्रिकाएं। इससे जस्ट सटा हुआ भाग, इससे छिद्र पाए जाते हैं और इसके जस्ट सटा हुआ भाग होता है अंतःप्रदवी जालिका, जिसका अध्ययन अभी हमने किया है। इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये अधिक स्थायी होती है। इस पर वसा का संचय होता है, वसा का निर्माण होता है। इसके पास पाए जाते हैं इस प्रकार गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। उसके अलावा पाए जाते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लवक, और मैं यदि बात करूं एकल झिल्ली युक्त कोशिकाओं की तो यह है अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम तथा ये जो होता है इसे कहा जाता है वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं। तो मित्रों आज की हमारी क्लास समाप्त होती है।